नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। आज वर्ल्ड नर्सिंग डे है और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं जो बिहार मेडिकल हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं विश्वनाथ सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं कि इस खास मौके को बिहार कैसे सेलिब्रेट कर रहा है। रैड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। ये बताइए कि आज वर्ल्ड नर्सिंग डे है तो बिहार कैसे इसको सेलिब्रेट कर रहा है? अभी बिहार के नर्सेज कोविड महामारी में लगे हुए मरीजों की सेवा के साथ आज की स्थिति को मना रहे हैं। हम इस वर्ल्ड नर्सिंग डे के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के संबंध में प्रकाश डालना चाहेंगे कि यह तिथि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इस विश्व की पहली आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता थी। जब रूस के क्रीमिया में ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की तीनों के साथ संयुक्त युद्ध चल रहा था और जो घायल सैनिक होते थे वो सही उपचार के अभाव में इन्फेक्शन के कारण काफ़ी संख्या में मर रहे थे। उस समय क्रीमिया में जा कर के फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने वहाँ के जो सैनिक घायल थे उनके घावों की साफ सफाई, देख रेख और सेवा शुश्रूषा की, जिससे सैनिक काफ़ी संख्या में चंगे हुए, भले चंगे हुए, जिंदा हुए। और वो रात के समय में भी लालटेन लेकर के उस समय जा कर के रोगियों को सेवा करती थी, इसलिए उनको लेडी ऑफ लाइट भी कहा गया नाइटिंगेल को। और उनके जन्म दिवस के अवसर पर यह विश्व नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। इस बार ये उनके जन्म का 200वां साल है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस साल को नर्सिंग ईयर्स के रूप में मना रहा है। इसलिए इस खास अवसर पर हम बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तरफ से और अपने तरफ से बिहार के तमाम नर्सेज को जो कोविड महामारी से इस समय लगातार संक्रामक बीमारी से जूझ रही हैं, उनका हम सलाम करते हैं। वैसे भी जो नर्सेज पेशा है, इस पेशा में न केवल मरीजों के साथ बल्कि ऐसे मरीजों के साथ शुरुआती दौर से ही, जब प्लेग, हैजा जैसे छुआछूत की बीमारी थी और आज के भी परिप्रेक्ष्य में जो इन्फेक्शस डिजीज है, टेटनस है, डिप्थेरिया है, और वैसे भी मरीज जिनको उसके परिवार के लोग छुआछूत के कारण छोड़ देते हैं, जैसे यक्ष्मा के मरीज हैं, जैसे कुष्ठ के मरीज हैं, उनकी भी लगातार सेवा ये परिचारिकाएँ करती हैं। और अभी नए नए जो बीमारी आई हैं, इसे इबोला है, अभी कोविड-19 चल रहा है, सिपाह आया केरला में, वैसे तमाम बीमारी के साथ जिस रोगी के साथ उसके परिवार का कोई सदस्य खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता है, वैसे तमाम रोगियों के साथ सेवा में लगी रहने वाली बिहार के तमाम परिचारिकाओं का पुनः हम अपने संगठन के तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं, उनको सलाम करते हैं। सर ये बताइए कि जैसे कि बिहार की बात करें तो बिहार में नर्सिंग की क्या स्थिति है, नर्सेज की क्या स्थिति है? क्योंकि बिहार को हेल्थ के मामले में काफ़ी पिछड़ा माना जाता है, ऐसे भी पिछड़ा माना जाता है, लेकिन हेल्थ के मामले में कुछ ज़्यादा ही पिछड़ा माना जाता है। बिहार में जहाँ तक नर्सेज की संख्या का सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिकमेंडेशन के मुताबिक 1000 की आबादी पर 3 नर्सेज होनी चाहिए थी, जो इसका बिहार में घोर अभाव है। अभी हालात ये है कि जो बिहार के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं, उसमें भी जितनी नर्सेज की आवश्यकता है उतनी संख्या में नर्सेज काम नहीं कर रही है, जिसके कारण एक एक नर्सेज पर 3-3 नर्सेज के काम का बोझ है। इसके अलावे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 176 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बिहार में अभी नए सृजित हुए हैं, उन 176 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्रों में 10 परिचारिका श्रेणी का पद स्वीकृत है, लेकिन बिहार के एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी परिचारिका की अभी तक पदस्थापना नहीं हुई है। वैसे नियमानुसार बिहार के 534 जो पीएसी हैं, उन सभी को अब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में
उसका उन्नयन हो जाना चाहिए था 30 बेड के अस्पताल के रूप में, और वहाँ पर परिचारिकाओं की पदस्थापना हो जानी चाहिए थी। बिहार सरकार के द्वारा अभी कई माह पहले 9,000 परिचारिका श्रेणी ए के नियुक्ति के लिए साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार में कुछ नहीं करना है, उनके जो प्राप्तांक हैं उस प्राप्तांक के आधार पर केवल उनका परसेंटेज निकाल करके उनकी पदस्थापना कर देनी है। लेकिन आज जब परिचारिकाओं का घोर अभाव है, आज जब कोविड-19 के मरीजों की सेवा करने के लिए परिचारिका उपलब्ध नहीं है, उस परिस्थिति में उन 9,000 परिचारिकाओं का अभी तक रिजल्ट प्रकाशित होकर के उनकी पदस्थापना नहीं की गई है। पता नहीं किस चीज़ के इंतजार में उसको रोका गया है। यही नहीं, उसमें देर करने के लिए जानबूझ करके सरकार के द्वारा जो ग्रेजुएशन की है नर्सेज, जो उनको उस साक्षात्कार में शामिल नहीं होने दिया गया, जिसके कारण मामला न्यायालय में गया और न्यायालय में जाने से भी देरी हुई। यानी जानबूझ करके सरकार के द्वारा मामला को न्यायालय में ले जाने की एक साजिश रचने के लिए एक ऐसा संवर्ग सेवा नियमावली उन लोगों का बनाया गया। सर एक चीज़ बताइए कि सरकार एक तरफ एग्ज़ाम लेती है, दूसरी तरफ आप जैसे लोग जो हैं आरोप लगाते हैं कि सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया। आखिर सरकार जानबूझकर ऐसा क्यों करेगी? कोई तो वजह रही होगी। अगर सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या साजिश है? इसमें परीक्षा नहीं हुआ था। हम लोगों के द्वारा लगातार ये मांग करने के कारण संगठन से कि जो प्राप्तांक है उस प्राप्तांक के आधार पर बैचवार उन लोगों की पदस्थापना कर दी जाए, लेकिन सरकार बाद में प्राप्तांक के आधार पर उसको नियुक्त करने के पर तैयार हुई। अब जब प्राप्तांक के आधार पर ही नियुक्ति करनी है तो उसके मार्क्स को परसेंटेज निकालने में कितना दिन लग सकता है, इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। एक, ये देर करने के पीछे एक कारण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार है, और दूसरा कारण है कि सरकार, चाहे भारत की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, वो नीतिगत रूप से अस्थायी नियुक्ति करने के पक्ष में नहीं है। दबाव के कारण, जन दबाव के कारण, सांगठनिक दबाव के कारण वह विज्ञापन तो निकाल देती है, चुनाव का वर्ष से विज्ञापन तो निकाल देती है, लेकिन बहाली देर होने के पीछे भ्रष्टाचार के साथ साथ ऐसा नियमावली बना देती है कि मामला न्यायालय में जाकर उलझ जाए और जनता को ये लगे कि हम बहाली करना चाहते हैं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण हम बहाली नहीं कर पा रहे हैं। यही दो कारण है जिससे बहालियां नहीं हो पा रही है। तो क्या सरकार के पास पैसे नहीं हैं, इस वजह से बहाली नहीं करना चाहती, नियमित बहाली, अस्थायी बहाली नहीं करना चाहती? इसका मूल वजह क्या है? मूल वजह है कि सरकार की नीति में बहाली नहीं है। जो सरकार स्वीकृत पद के बराबर कर्मचारी को बहाल करके उसको वेतन देने में असक्षम हो, तो वैसी सरकार को के खिलाफ तो आपातकाल लगा दिया जाना चाहिए, उस सरकार को भंग कर देना चाहिए। या तो वित्तीय अराजकता है जिसको माना जाएगा कि सरकार डिफंड हो गई। इसलिए पैसे की कमी की बात नहीं है, बात नीति की है, जिसमें सरकार पदों को खाली रखना चाहती है, नियुक्ति नहीं करना चाहती है। कई लोग कहते हैं कि जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं उनकी बहाली में धांधली होती है और उनसे मोटी रकम ली जाती है, उनके पेमेंट से पैसे काटे जाते हैं, जो बड़े बड़े मतलब पॉलिटिशियन हैं उनके उन तक पहुंचता है। क्या ये भी मामला हो सकता है इसके पीछे? जब तक नियुक्ति में जब परीक्षा हो रही थी तो उसमें पैसे का लेन देन होता था और ऊपर तक पैसा जाता होगा। मेरे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि मैं कह दूं कि पैसा ऊपर तक जाता है, लेकिन यदि भ्रष्टाचार हो रहा है और उस भ्रष्टाचार पर रोक सरकार लगाने में विफल है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को संरक्षण प्राप्त है, वो जिस लेवल से संरक्षण प्राप्त हो। एक यहाँ सवाल उठता है कि बिहार की सरकार जो दावा करती है कि सुशासन की सरकार है, कानून का राज है, तो क्या इतने बड़े गैप हैं जहाँ मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार साजिश रच करके बहाली नहीं करने देना चाहती, तो क्या सचमुच इस सुशासन की सरकार में ऐसा है? अब सरकार के नाम के साथ सुशासन, कुशासन, जंगल राज किस्म के भले विशेषण लग जाएं, लेकिन वेतन की बात आपने जो कहा, तो नियुक्ति नहीं करने के बावजूद भी वेतन तो आज भी लोगों का नहीं मिल रहा है। अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि मार्च और अप्रैल 2 माह का वेतन मिला
और मई महीने से बिहार की सभी एएनएम जो ये भी नर्सिंग ही कही जाएंगी, वैसे लोग नर्सेज का मतलब ए ग्रेड नर्स समझता है, लेकिन नर्सेज से मतलब एएनएम से लेकर के महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता से लेकर के और मैटर्न तक सभी नर्सेज ही हैं, उप निदेशक नर्सेज तक सब नर्स ही हैं। तो अभी वेतन मई महीने से पुनः जो है एएनएम का जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उसका नहीं मिलने जा रहा है, आवंटन नहीं है। घोर वित्तीय अराजकता है। सरकार समय पर जो वेतन ही नहीं दे पाए, वह सरकार न्याय के साथ विकास का दावा करे, वो सरकार अपने को सुशासन की सरकार कहे, वो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कहे, उस सरकार को कैसे ये विशेषण से नवाजा जाए, यह अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। बात करें बिहार की स्वास्थ्य की सर, तो जिस तरह आपने बताया कि यहाँ घोर कमी है नर्सेज की और सरकार बहाली नहीं करना चाहती, ऐसे में तो बिहार की जनता भगवान भरोसे है। बिहार की जनता निश्चित भगवान भरोसे है। नर्सेज ही नहीं, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं उसका बिहार सरकार आज से 5 साल पहले 28,000 नए पदों को बिहार सरकार ने स्वीकृत किया और बिहार सरकार प्रत्येक साल 7,000 बहाली करके 4 वित्तीय वर्षों में 28,000 नियुक्ति करने के लिए उसने संकल्प लिया। कैबिनेट से अप्रूव्ड हो गया, राशि की व्यवस्था हो गई, लेकिन अभी मात्र 11,000 एएनएम की बहाली हो पाई है। अभी भी 17,000 एएनएम सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट, जो नए सैंक्शन है उसके अगेंस्ट 17,000 एएनएम का पद रिक्त पड़ा हुआ है। कोई भी ऐसा पद नहीं है चिकित्सक से लेकर के पारा मेडिकल नर्सिंग जो पद खाली नहीं पड़ा हुआ हो। और नर्सेज के साथ समस्या यह है कि उनकी जो संपर्क सेवा नियमावली है, उस संपर्क सेवा नियमावली में चाहे एएनएम हो, एलएचबी हो, नर्सेज हो, सभी के प्रमोशन के पद का नामकरण चिन्हित हो गया है। यानी एएनएम, बड़ी एएनएम, एएनएम पर्यवेक्षिका, बड़ी एएनएम पर्यवेक्षिका, परिचारिका श्रेणी है, वार्ड सिस्टर, असिस्टेंट मैटर्न, लेकिन ये किसी का भी रोज रिटायर हो रही है, किसी को भी प्रोन्नति देकर के उनको उस पद पर पदस्थापन नहीं किया जा रहा है और कहीं भी प्रोन्नति नहीं हो रही है। क्षेत्र के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के ऊपर लेडीज हेल्थ विजिटर, महिला स्वास्थ्य प्रदर्शिका का पद होता है जो विजिट का काम करती है। बिहार में महिला स्वास्थ्य प्रदर्शिका का प्रशिक्षण भी बंद है और बिहार में महिला स्वास्थ्य प्रदर्शिका का जो प्रशिक्षण कर लिया है जिन एएनएम लोगों ने, उनकी पदस्थापना भी करीब 20 साल से नहीं हुई है। यानी सारा का सारा महिला स्वास्थ्य प्रदर्शिका का पद खाली है और जो सरकार ने पद स्वीकृत किया है वो भी पद, चाहे वो परिचारिका श्रेणी ए हो, मैटर्न हो, असिस्टेंट मैटर्न हो, सारे के सारे खाली पड़े हुए हैं। इसलिए ये हालात है और बिहार की ये हालात है। कहने का मतलब ये कि सुशासन की सरकार सिर्फ नाम की है, कहती कुछ है, करती कुछ है। आप ये बताएं सर कि अगर बिहार की स्वास्थ्य सेवा को सुधार की बात करें तो उसमें कैसे सुधार की गुंजाइश है, क्या करना चाहिए? बिहार में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के गुंजाइश के लिए जो राष्ट्रीय मानक के अनुरूप 5,000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 लाख से 1,30,000 की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रत्येक अनुमंडल में अनुमंडलीय अस्पताल, जिला में सदर अस्पताल और 50 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो राष्ट्रीय मानक है उसके अनुरूप खुलने चाहिए। और सभी जगहों पर 24x7 अस्पताल चलाने के लिए उसके अनुरूप जो स्वीकृत पद हैं, वो स्वीकृत पद 24x7 के लिए, यदि स्वीकृत पद 10 हैं परिचारिका का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और 30 बेड है तो 5 बेड पर एक परिचारिका का प्रावधान है। यानी 8 घंटे के लिए 6, तो 24 घंटे के लिए 18 और वहाँ पर और लेकर के उस हिसाब से पदों को स्वीकृत किया जाना चाहिए। साथ ही साथ सरकारी संस्थानों में उपकरण है, दवा है, ये तमाम की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। कभी भी बिहार या कहीं का भी, अभी ये जो कोविड-19 महामारी आया है इसने ये प्रमाणित कर दिया कि सारे निजी संस्थान, सारे निजी अस्पताल हाथ उठा लिए हैं और सरकार के कहने पर भी एक भी प्राइवेट क्लिनिक और अस्पताल नहीं खुल रहा है। आज यदि कोई खड़ा है तो सरकारी पैरामेडिकल, सरकारी नर्सेज, सरकारी चिकित्सक ही खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि स्वास्थ्य को निजी क्षेत्र में नहीं भेजा जाए। स्वास्थ्य का अधिकार
संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए, इस पर सकल घरेलू उत्पाद का 5% खर्चा किया जाए, और जो निजीकृत स्वास्थ्य संस्थान है, जिस तरीके से सरकार के द्वारा आज़ादी के बाद 500 राजा रजवाड़ों का रियासत का अधिग्रहण कर लिया गया, कोल फील्ड का अधिग्रहण किया गया, बैंकों का अधिग्रहण किया गया, बीमा का अधिग्रहण किया गया, उसी तरीके से तमाम निजी स्वास्थ्य संस्थानों का अधिग्रहण कर लिया जाना चाहिए ताकि गरीब जनता को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। एक हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं, एक क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट बना है जो सरकारी संस्थान से लेकर के प्राइवेट अस्पतालों तक के देखरेख के लिए हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद बना। मैं खुद उस क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के राज्य कमेटी का सदस्य हूं। आज से 3 साल पहले वह कमेटी बना, लेकिन एक भी उसकी आज तक बैठक नहीं हो पाई है। इससे आप खुद कल्पना कर सकते हैं, और आपके इस चैनल के माध्यम से हम बिहार की जनता का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि निजी स्वास्थ्य संस्थानों को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि उसके लिए बनाई गई क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की एक बैठक भी नहीं हो रही है। सर, बात करें बिहार के मुखिया की, तो एक तरफ उनके बारे में उन्हें विकास पुरुष, सुशासन बाबू, कानून का राज जैसे विशेषण से संबोधित किया जाता है, तो बिहार का हेल्थ सिस्टम सुधरे, कितना उम्मीद करते हैं उनसे आप? क्या उनके रहते ये हो सकता है? सिस्टम को एक व्यक्ति कभी भी सुधार नहीं सकता है, चाहे मुखिया की कुर्सी पर नीतीश जी बैठें या मुझे ही बैठा दिया जाए। सबसे बड़ा सवाल है कि आज का जो बजटीय प्रबंधन व्यवस्था है, उस बजटीय प्रबंधन व्यवस्था में एक खास सीमा से आगे राजकोषीय घाटा को नहीं बढ़ाया जा सकता है। और भारत की सरकार जो कारपोरेट पक्षी सरकार है, उससे इस बात की भी अपेक्षा नहीं रखी जा सकती है कि वह बड़े बड़े पूंजीपतियों पर वह टैक्स लगा करके, पैसे इकट्ठा करके वह लोक कल्याणकारी राज्य के लिए फंड देगी, जन कल्याणकारी कामों के लिए पैसा देगी। तो एक समस्या यह है कि जन कल्याणकारी कार्यों के लिए स्वास्थ्य विभाग का जो आवंटन भारत सरकार से मिल रहा था, उस आवंटन में लगातार कटौती होती गई। उस कटौती के भी कारण चाह करके भी बिहार की सरकार उतना नहीं कर सकती है जितना होना चाहिए था। दूसरी बात है व्यवस्था की गड़बड़ी। जो आता भी है, जो पैसा आता भी है जो काम करने के लिए, वो लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेटिक लेथर्जी और फंड के लूट, ये 3 कारण है कि उसमें भी जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। इसलिए मुझे इस सिस्टम में, जो अभी सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम में हमें ये उम्मीद नहीं है कि नीतीश बाबू चाह करके भी स्वास्थ्य सेक्टर में कोई रेडिकल चेंजेस कर सकते हैं। उन्होंने कुछ हद तक प्रयास किया है, इस प्रयास की उनकी हम सराहना करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है शुरू से लेकर अब तक, जब से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से कभी भी ये नीतीश बाबू के कोटे में ये विभाग रहा नहीं। और एक अभी जो नई सिस्टम नया विकसित हुआ है कि चाहे मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय हो या मुख्यमंत्री का कार्यालय हो, तो मंत्री गौण हो गए हैं और विभाग के प्रधान सचिवों के माध्यम से और पीएमओ सीधे मंत्रालय के सेक्रेटरियों के माध्यम से सरकार का संचालन हो रहा है। इसलिए जो अफसरशाही बढ़ी है, इसलिए भी जन कल्याणकारी योजनाओं में जो सुविधा उपलब्ध होना चाहिए था, जो ही राशि उपलब्ध है, वो नहीं हो पाती है। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो भले या बुरे जो भी हों, लेकिन उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के प्रति होती है, जबकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जनता के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। मेरे समझ से कि ये भी कारण है। राज नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। हम आपके इस लोकप्रिय चैनल को अपने संगठन की तरफ से, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की तरफ से, बिहार अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की तरफ से आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आपकी इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत तमाम कर्मचारियों का, संविदा के कर्मियों को, आउटसोर्सिंग के कर्मियों को, और जो 102 एम्बुलेंस के चालक तकनीशियन हैं उन कर्मियों को
के साथ साथ जो हमारे स्कीम वर्कर्स हैं, आशा हैं, ममता हैं, कुरियर हैं, राज्य स्वास्थ्य समिति के लोग हैं, इन तमाम लोगों से कल 14 मई को काला बिला लगा करके कार्य करने और सिविल सर्जन के माध्यम से प्रधान सचिव को मांग पत्र समर्पित करने का अनुरोध करते हुए पुनः तमाम लोगों के तरफ से आपको हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह, महामंत्री बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ।